हेलो ऑल, वेलकम टू एग्ज़ाम मसाला। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी सीएचएसएल 2025 मेंस का आंसर की लीक हो गया है, जो अभी 10 अप्रैल 2026 में कंडक्ट हुआ था। तो अब लीक हो गया है, तो इसके इंग्लिश के क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश में पूछे जाते हैं पूरे 40 क्वेश्चंस, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जो पैसेज के क्वेश्चन हैं वो हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। अ पर्सन हु फिल्स अप द बॉडीज ऑफ डेड पेट्स एनिमल्स टू मेक देम लुक लाइफ लाइक। तो देखो, मीसोगाइनिस्ट का मतलब क्या होता है? गाइने का मतलब होता है विमेन या फीमेल। तो मीसोगाइनिस्ट का मतलब होता है वो इंसान जो फीमेल से नफरत करता है या उनको पसंद नहीं करता है। फिर है मिस्टी मिस्ट। देखो, मिस्ट का मतलब होता है धुंध, ठीक है। और मिस्टी का मतलब होता है जब एटमॉस्फेयर में, उसी का एडजेक्टिव है, जब एटमॉस्फेयर में धुंध होती है तो उसको मिस्टी एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। तो मिस्टी मिस्ट को कंबाइन कर दिया है, ये कोई भी इंग्लिश का वर्ड नहीं होता है, ठीक है। इसको केवल ऐसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे बना दिया है। फिर है टैक्सीडर्मिस्ट, ठीक है। डर्म का मतलब स्किन होता है, तो आप इससे भी रिलेट करके आंसर मार्क कर सकते हो और यही आंसर होगा। बाकी ईगोइस्टिक का मतलब क्या होता है? जो सेल्फ सेंटर्ड होता है, जो खुद अपने बारे में केवल सोचता है, उसको ईगोइस्टिक बोलते हैं। तो टैक्सीडर्मिस्ट आंसर होगा। तो टैक्सीडर्मी एक तरीके का आर्ट होता है, जो डेड एनिमल्स की स्किन या उसकी खाल को निकाल लेते हैं, फिर उसके अंदर भूसा या फिर कोई भी चीज़ भर के उसको ऐसे रख देते हैं, तो देखने में लगता है कि वो असली है, ठीक है। तो उस पर्सन को बोलते हैं टैक्सीडर्मिस्ट। बाकी सब तो ऑप्शन मैं बता ही चुका हूँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो पहला ऑप्शन है मारिया हैज़ बिकेम। यहाँ पे बिकेम ही शायद एग्जामिनर ने लिखा होगा, लेकिन जो टाइपिस्ट था एसएससी का, उसने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, बट बिकेम ही मान लो। हैज़ बिकेम सो फैट आफ्टर ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक फूड इन द हॉस्टल। तो देखो, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना। तो यहाँ पर बिकेम नहीं, यहाँ पर आएगा बिकम, ठीक है। बिकम, बिकेम, बिकम होता है, तो इसी में एरर है। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, है ना। फर्स्ट फॉर्म होता है बिकम, फिर बिकेम होता है सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म फिर से बिकम ही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रोक्लीविटी। प्रोक्लीविटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नेचुरल इंक्लिनेशन, यानी किसी चीज के लिए हमें नेचुरली कुछ मतलब पसंद हो, तो वो प्रोक्लिविटी होता है। तो ऑप्शन में है अवर्जन, इसका मतलब किसी चीज़ से नफरत करना, ठीक है। डिसलाइक भी थोड़ा वैसा ही है, नापसंद करना, ये भी नफरत करना जैसा ही होता है, तो ये हो गया, सिनोनिम हो गए दोनों। फिर है टेंडेंसी। तो टेंडेंसी मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ झुकाव, है ना। तो यही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, टेंडेंसी। इनडिफरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ में हमें इंटरेस्ट ना हो, ठीक है, या कंसर्न ना हो किसी चीज़ में, तो ये भी एक नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो ये भी ए और बी की तरह ये उनका सिनोनिम हो जाएगा। अब कुछ को आ रहा होगा कि ये सिनोनिम कैसे हो सकता है, मीनिंग तो अलग है। तो देखो, एसएससी में क्या होता है, सिनोनिम का मतलब ये नहीं कि सेम मीनिंग हो, सेम सेंस भी होना चाहिए, ठीक है। कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है कि सेम सेंस होता है, मीनिंग अलग होती है, सेंस थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव का ऐसा कुछ होता है, तो उसको लेके वो सिनोनिम बना देते हैं। एक बार सीजीएल मेंस में इसी वजह से मेरा फुल मार्क्स नहीं आए थे, ठीक है। इंग्लिश में एक क्वेश्चन ऐसी था, तो मुझे इसका मीनिंग, जो मतलब क्वेश्चन का जो वर्ड था उसका मीनिंग मुझे पता था, और 3 ऑप्शंस की मीनिंग भी मुझे पता थे। एक ऑप्शन का मीनिंग मुझे नहीं पता था, मैंने उसको मार्क किया, मैं कहा यही आंसर होगा, लेकिन वो आंसर नहीं था। जिसका मीनिंग मुझे पता था वो ऑप्शन आंसर था। बट प्रॉब्लम वही थी कि क्वेश्चन का मीनिंग पता था, जो ऑप्शन आंसर था वो भी मीनिंग मुझे पता था, लेकिन सिनोनिम, उनका मीनिंग मैच नहीं हो रहा था, उनका सेंस थोड़ा सा मैच हो रहा था, तो मुझे लगा जो नहीं पता है वो सही होगा, बट ऐसा नहीं था। तो ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये सब तो बता दिया। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड।
तो रिनेजेंस, ये देखो बहुत बार पूछता है, तो आपको याद रखना है ये ए ऑप्शन वाला सही है, रिनेजेंस। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्लोज टेस्ट आ गया। तो डेमोक्रेसीज आर यूजुअली credited with being resilient, yet the past indicates that they are quite vulnerable। तो जो डेमोक्रेसी है वो रेजिलियंट होती हैं, लेकिन पास्ट में हमें ऐसा वो मिलता है कि वो काफ़ी वल्नरेबल, यानी उनको खतरा भी हो सकता है वो सेफ ना हो। दोज इंस्टीट्यूशंस दैट आर मेंट टू प्रोटेक्ट फ्रीडम कैन वीकन when citizens become disconnected or when politicians take advantage of dash within the system। तो पॉलिटिशियंस किसका एडवांटेज लेंगे, किसका फायदा उठाएंगे? सिस्टम में जो लूप होल्स होते हैं उसी का फायदा उठाएंगे। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में स्ट्रेंथ का फायदा थोड़ी उठाएंगे सिस्टम में, बैलेंस का भी नहीं। गैप्स और लूप होल एक ही चीज होता है, ठीक है। गैप का फायदा उठाते हैं या लूप होल का फायदा उठाते हैं, तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे सेकंड है ना, फर्स्ट तक हो गया। अब आगे चलेंगे। ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस might not raise an alarm until it is too late. One of the central factors is the state of public discourse. When argument gets polarized का मतलब होता है कि आपको एक ही तरीके का बार बार वो दिखाया जाए, तो फिर क्या होता है कि लोग एक ही चीज को सपोर्ट करने लगते हैं। तो पोलराइज का मतलब होता है कि लोग दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं और अपोजिट उनका क्या हो जाता है, अपोजिट ओपिनियन होता है, ठीक है, मतलब कट्टरता टाइप का। तो व्हेन आर्गुमेंट गेट्स पोलराइज्ड एंड फैक्ट्स आर सैक्रिफाइस्ड टू डैश, डेमोक्रेटिक कन्वेंशंस स्टार्ट टू डिसइंटीग्रेट। तो फैक्ट सैक्रिफाइस किसके लिए होगा, मतलब कैसे होगा? तो ऑप्शंस में क्या है, एक है लाइज, ठीक है। तो फैक्ट होता है, फैक्ट तो अच्छा देखो, ये जो क्वेश्चन ऐसे मैंने दिया हुआ है, ये एग्जाम में नहीं दिया होगा, ये मैंने केवल वो वाला लाइन यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार दिया, ठीक है। तो लाइज तो फैक्ट लाइज तो होगा नहीं, इमोशंस भी नहीं होगा, ठीक है। बायसेस मतलब कि किसी के फेवर में कोई काम करना, वो भी नहीं होगा। रेटोरिक का मतलब होता है किसी चीज को मैनिपुलेट करके बताना, ठीक है। तो जो फैक्ट्स होते हैं, नेता लोग वगैरह क्या कहते हैं, चीजों को ऐसे घुमा घुमा के बताते हैं, सही बोलेंगे या तो पूरा सच्चाई नहीं बताएंगे, और या तो घुमा फिरा के बताएंगे, तो उसको रेटोरिक बोलते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे आंसर होगा। आगे चलेंगे। अभी हमें करना है तीसरा, है ना। तो डिसइंटीग्रेट तक हो गया था। आगे, द मीडिया इज रेस्पॉन्सिबल हियर आइदर एज अ वॉच डॉग, मीडिया या तो केवल देखती रहती है, और एज ए मेगाफोन फॉर डिस इंफॉर्मेशन, या तो हमें गलत इंफॉर्मेशन देती है। द एडवेंट ऑफ इको चैम्बर्स, एडवेंट मतलब आना, आगमन, और इको चैम्बर्स का मतलब क्या होता है, इको चैम्बर्स का मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट बन जाना, ऐसा कंडीशन कि हमें एक ही चीज़ के बारे में, ठीक है, अगर किसी चीज़ का फ़ायदा हमें पता चल रहा है तो बस फ़ायदा ही दिखते जा रहे हैं, तो इससे हमारा ब्रेन वॉश होता है। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया में क्या है, हम जो चीज़ें लाइक करते हैं, तो सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ऐसा होता है कि वही चीज़ें हमें दिखाता रहता है, तो हमें लगता है कि फिर वही सही है, और उससे जो अपोजिट अगर हमें थोड़ा बहुत दिखता है तो हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो द एडवेंट ऑफ इको चैम्बर्स हैज़ मेड इट सिंपलर फॉर इंडिविजुअल्स टू शन मतलब रिजेक्ट कर देना है, अवॉइड कर देना, डैश पर्सपेक्टिव्स। तो कैसे पर्सपेक्टिव को हम इको चैम्बर की वजह से अवॉइड करेंगे, शन करेंगे? तो ऑप्शन में क्या है, अपोजिंग पर्सपेक्टिव्स। तो सही बात है, यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इको चैम्बर्स में हमारे दिमाग में जो फीड हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर पॉलिटिक्स की बात करें, तो अगर आप बीजेपी को सपोर्टर हैं, ठीक है, तो अगर उनके खिलाफ कुछ आएगा तो आप उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब अपोजिंग पर्सपेक्टिव कुछ होगा तो आप उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक वैसा ही अगर आप किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके खिलाफ कुछ होगा तो आप उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, और आपको लगेगा सही,
क्योंकि आप वही चीज़ देखेंगे जो आपके उसमें फेवर में होगा, ज़्यादातर सोशल मीडिया आपको वही दिखाएगा, है ना। बाकी डाइसेक्टिंग का मतलब होता है एनालाइज करना, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। तो तीसरा हो गया था, अब हमें करना है चौथा। तो पर्सपेक्टिव्स तक हो गया था। स्ट्रेंथनिंग ट्राइबलिज्म। ट्राइबलिज्म क्या होता है कि वही किसी एक चीज़ के लिए लॉयल्टी होना, है ना। जैसे ट्राइबल लोग होते हैं तो वो अपने ट्राइब के प्रति वफादार होते हैं, वैसे ही आजकल लोग में ट्राइबलिज्म आ गया है। जैसे केवल पॉलिटिक्स की बात नहीं है, एक्टर्स को ले लो, ठीक है, या क्रिकेटर्स को ले लो। कोई विराट कोहली को सपोर्ट करता है तो बस उसका एकदम कट्टर फैन हो जाएगा। अगर वो कुछ गलत भी करेगा, कोई गलत उसको बोलेगा, गलत को भी गलत बोलेगा, तो फिर लोग भड़क जाते हैं, वो सुनना नहीं चाहते हैं, है ना। तो लॉजिक यहाँ पे पीछे छूट जाता है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज अनदर थ्रेट व्हेन सिग्निफिकेंट पोर्शंस ऑफ द पॉपुलेस फील लेफ्ट आउट ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो जब एक पॉपुलेशन के एक ठीक ठाक मतलब सिग्निफिकेंट मतलब काफ़ी बड़े पोर्शन को प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धता, ठीक है, तो अगर उन्हें लगता है कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, लेफ्ट आउट फील करते हैं, दे कैन लूज कॉन्फिडेंस इन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। तो डेमोक्रेसी में उनका कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। एंड सीक डैश, तो डेमोक्रेसी में कॉन्फिडेंस लूज होगा तो क्या सीख करेंगे वो लोग? वायलेंस करेंगे नहीं, वायलेंट नहीं होंगे, ठीक है, रेडिकल भी नहीं, ऑथेरिटेरियन। इसका मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मोनार्की हो गया, है ना, ये सब कि किसी के पास पूरी अथॉरिटी हो, तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा ना, कुछ लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी बेकार है, मोनार्की होना चाहिए या कोई राजा वाला सिस्टम होना चाहिए, है ना, जैसे चाइना वगैरह में है, ठीक है, तो वही बात हो रही है यहाँ पे। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो अभी कौन सा चौथा, हाँ चौथा हो गया, अब पांचवा करना है। तो अल्टरनेटिव्स तक हो गया था। दिस साइनिसिज्म कैन बी टेकन एडवांटेज ऑफ बाय पॉपुलिस्ट मूवमेंट्स दैट मेक क्विक फिक्सेस बट डिस्ट्रॉय डेमोक्रेटिक आइडियाज। डेमोक्रेसी मस्ट बी सेफगार्डेड विद विजिलेंस यानी सतर्कता, पार्टिसिपेशन एंड अ विलिंगनेस टू सर्च फॉर ट्रूथ। विदाउट दीज इवन द मोस्ट एंट्रेंच्ड सिस्टम, एंट्रेंच्ड मतलब कि जो काफ़ी मजबूती से एस्टेब्लिश्ड है, कैन बिकम डैश ससेप्टिबल टू रॉट फ्रॉम विद इन। रॉट मतलब सड़ना, जो अंदर से सड़ जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? एनरिच्ड मोस्ट एंट्रेंस सिस्टम्स कैन बिकम डैश ससेप्टिबल। तो वो क्या हो सकता है? स्ट्रांग हो सकता है? नहीं। ऑनेस्ट हो सकता है? नहीं। सिंसियर? नहीं। वो वल्नरेबल हो सकता है। अगर ऐसा ही चला तो उसको खतरा हो सकता है। जैसे डेमोक्रेसी को इंडिया में भी खतरा है थोड़ा, है ना, खतरा आगे हो सकता है। आगे चलते हैं। सब्सटीट्यूशन का है। द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड बिफोर लेस देन 3 months। तो देखो, जैसे टाइम पीरियड की बात होती है तो वहां पे इन या विद इन यूज करते हैं। अब अगर यहाँ पे लेस देन नहीं होता तो यहाँ पे हम विद इन यूज करते। द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड विद इन 3 months, है ना। लेकिन अब लेस देन है तो ये हम यहाँ पे इन यूज करेंगे, ठीक है। द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड इन लेस देन 3 months। आगे चलते हैं। ये भी सब्सटीट्यूशन है। दे डिसाइडेड टू पुट अप द लॉन्च इनडेफिनेटली बिफोर देयर चेयरमैन वॉज रिलीज्ड फ्रॉम जेल। इनडेफिनेटली मतलब अनिश्चित काल तक, मतलब कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस पे डिपेंडेंट है कि उनका चेयरमैन कब जेल से रिहा होगा। तो देखो, पुटअप है ना, वो लॉन्च को क्या करेंगे? डिले करेंगे। तो यहाँ पे पुटअप नहीं होगा, फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, यहाँ पे पुट ऑफ होगा, ठीक है, तब तक के लिए पोस्टपोन करेंगे। पुट ऑफ का मतलब तब तक पोस्टपोन करेंगे। तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ बिफोर की जगह अंटिल हो जाएगा, ठीक है, जब तक उनका चेयरमैन रिलीज नहीं होता तब तक के लिए पोस्टपोन करेंगे लॉन्च को। अब क्या लॉन्च करना है वो तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है, दा लॉन्च दे दिया, मतलब कुछ स्पेसिफिक बात रही होगी, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना होगा या कुछ भी करना होगा। आगे चलते हैं। अब आगे एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। द स्पीच ऑफ द चाइल्ड
impressed the principal and he gave a bouquet to the speaker on the stage. तो चाइल्ड इम्प्रेस्ड है ना, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ही गेव है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो एक्टिव पैसिव में जो टेंस होता है वो चेंज नहीं होता है। जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं तो वहाँ पे टेंस चेंज होता है, लेकिन एक्टिव पैसिव में केवल सेंटेंस को घुमा के बताते हैं, लेकिन टेंस वही रहता है। तो यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगा आंसर में भी। तो देखो प्रिंसिपल वॉज है, ठीक है। हैड बीन, ठीक है। वॉज देखो पास्ट इंडेफिनिट ही है ना, तो ये तो ठीक है। हैड बीन, तो बी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर सी में भी हैड बीन है, तो सी ऑप्शन नहीं होगा। फिर चौथे में यहाँ पर नहीं है। उसके बाद देखो बुके वॉज गिवन, तो ठीक है, वॉज गिवन ठीक है। हैड बीन देखो तो सी ऑप्शन वैसे भी नहीं होगा। वॉज गिवन यहाँ पे भी, तो ए और डी ऑप्शन बचा। डी ऑप्शन में क्या है, बीइंग इम्प्रेस्ड बाय द स्पीच ऑफ द चाइल्ड बाय द प्रिंसिपल। तो ये बाय द प्रिंसिपल यहाँ पे ये गलत हो गया ना, तो डी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन सही होगा, ए आंसर होगा। द प्रिंसिपल वॉज इम्प्रेस्ड बाय द स्पीच ऑफ द चाइल्ड एंड अ बुके वॉज गिवन टू द स्पीकर ऑन द स्टेज बाय हिम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द ऑप्शन, अच्छा वही एक्टिव पैसिव ही है। द गेस्ट्स आर बीइंग सर्व्ड डिनर बाय द शेफ। तो उल्टा करेंगे तो देखो आर है ना, आर बीइंग है यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो जो आंसर होगा वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा क्योंकि टेंस चेंज नहीं होता है। तो हैज़ हो गया, ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे सर्व्स डिनर यानी कि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, तो ये बी ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। डी ऑप्शन में देखो विल सर्व है, तो ये तो फ्यूचर में चला गया, ठीक है, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा। इज सर्विंग ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सी ऑप्शन आंसर होगा। आगे चलते हैं। इसमें क्या है, देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहा गया, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन में टेंस चेंज होता है, ठीक है। जैसे कि डायरेक्ट का मतलब वो ये होता है किसी ने डायरेक्ट कुछ कहा, ठीक है। इनडायरेक्ट वो होता है कि किसी को और जाके बताया, ठीक है, तो ये बोलते हैं ना कि उसने ये कहा, ऐसा कहा, तो वो चेंज हो जाता है वहाँ पे। तो डायरेक्ट टेंस है शालिनी सेड टू मीना व्हाई डिड यू नॉट टेल द ट्रूथ टू माय फ्रेंड व्हेन ही वाज इन रियल ट्रबल। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रही है, तो आस्क्ड मीना होगा, चार ऑप्शन में है। और देखो यहाँ पे डिड यू है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा, यानी कि हैड आएगा यहाँ पर। तो हैड तो तीनों ऑप्शन में है ना। उसके बाद व्हेन ही वॉज, ठीक है, तो वॉज चेंज होगा हैड बीन में, ठीक है, वॉज हैड बीन में होता है चेंज, तो यहाँ पर भी हैड बीन है। यहाँ पे देखो वॉज है, तो बी ऑप्शन आंसर नहीं होगा। फिर यहाँ पर भी हैड बीन है, और यहाँ पे देखो केवल हैड है, तो डी ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। दो ऑप्शन बचे, तो सी ऑप्शन में क्या है, शालिनी आस्क्ड मीना दैट, तो यहाँ पे दैट लगाने की जरूरत नहीं थी। तो ए ऑप्शन क्या है, शालिनी आस्क्ड मीना व्हाई शी हैड नॉट टोल्ड द ट्रूथ टू हर फ्रेंड व्हेन ही हैड बीन इन रियल ट्रबल, तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक तो यहाँ पे दैट नहीं होगा, और सी ऑप्शन में एक और मिस्टेक है, व्हेन शी हैड बीन, जबकि क्वेश्चन में गिवन है ही, है ना, तो इसलिए सी ऑप्शन नहीं होगा। आगे चलते हैं। चूज दी करेक्ट, ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। मिस्टर दास सेड व्हाट अ कॉस्टली थिंग गोल्ड हैज बिकम। तो ये एक एक्सक्लामेटरी साइन लगा हुआ ना यहाँ पे, तो एक्सक्लामेटरी में जब क्वेश्चन होता है तो उसको हम नॉर्मल सेंटेंस में लिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं लिखते हैं। और साथ में कुछ वैसा वर्ड आ जाएगा जैसे एक्सक्लेम्ड। अब इसके लिए सोना महंगा हो गया, कॉस्टली हो गया, तो उसके लिए चिल्लाएंगे थोड़ी ना, ठीक है। तो और आगे भी देख लेते हैं, जैसे कि गोल्ड हैज़ बिकम, तो हैज़ जो है किस में आ जाएगा, हैड में कन्वर्ट होगा, तो इसमें तो हैज़ ही है, तब भी गलत है, ठीक है, ए ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखो डिड आ गया है, तो पास्ट में थोड़ी कन्वर्ट होगा, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होगा, हैड में होगा,
ठीक है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। और हैड में होना, यहाँ पे हैड बीन है, जो वॉज होता है, वॉज को कन्वर्ट करते हैं हैड बीन में, ठीक है, यहाँ पे तो हैज़ है, तो सी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हैड है, तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या है, प्रीपोजिशन लगाना है। द डिसीजन वॉज कंसिस्टेंट डैश कंपनी पॉलिसी। तो देखो, आपकी ग्रामर की बुक में दिया होगा प्रीपोजिशंस, कौन सा प्रीपोजिशन किसके साथ लगता है, तो कंसिस्टेंट के साथ लगता है विथ, ठीक है, विथ आंसर हो जाएगा। द डिसीजन वॉज कंसिस्टेंट विथ कंपनी पॉलिसी। अब देखो, जो प्रीपोजिशन होता है वो एक फिक्स होता है, लेकिन हाँ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ 2 या 3 प्रीपोजिशन लग सकते हैं, लेकिन वो सेंस के हिसाब से लगता है। जैसे कि अगर हम एंग्री की बात करें, तो एंग्री के साथ विद भी लगता है, विद प्रीपोजिशन, लेकिन विद तब लगता है जब हम किसी इंसान के साथ नाराज हैं, तो एंग्री विद समवन होता है। लेकिन अगर हम किसी चीज से नाराज हैं, तो वहां पे विद नहीं लगता है, वहां पे एंग्री एट लगता है, एंग्री एट समथिंग, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, डेली थोड़ा बहुत प्रीपोजिशन पढ़ा करो, ठीक है, ताकि याद हो जाए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इससे। अब 17 क्वेश्चन क्या है, ये भी प्रीपोजिशन का ही है। द एथलीट एक्सेल्ड डैश स्प्रिंटिंग बट फाल्टर्ड डैश लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट्स। तो यहाँ पर इन आ जाएगा। द एथलीट एक्सेल्ड इन स्प्रिंटिंग, यानी जो फास्ट दौड़ना होता है उसमें उसने एक्सेल किया, ठीक है, बट फॉल्टर्ड, लेकिन फेल हो गया किसमें। अब फॉल्टर्ड के साथ क्या आएगा, यहाँ पर एट आएगा, फॉल्टर्ड एट लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट्स, तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। ये डायरेक्ट स्पीच। तो शालिनी आस्क्ड यूसुफ इफ ही वुड गो टू हर पार्टी दैट नाइट। अब देखो, दैट नाइट को जब डायरेक्ट में करते हैं तो टू नाइट हो जाएगा, तो टू नाइट किस में है, इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। और दूसरा, जैसे वुड है ना, तो वुड कैसे आया होगा, विल से कन्वर्ट होके आया होगा, तो पहले में तो वुड है, तो ये तो ऐसे भी हम नेगलेक्ट कर चुके हैं। और देखो, चौथे ऑप्शन में यू विल, इसमें क्वेश्चन को नॉर्मल सेंटेंस में लिख दिया है, लेकिन ऐसा तब होता है जब वो एक्सक्लामेटरी होता है, ठीक है, एक्सक्लामेटरी में ही हम इसको नॉर्मल फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये विल यू कम टू माई पार्टी टू नाइट इस फॉर्मेट में होगा, क्वेश्चन फॉर्मेट में होगा, तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखो, ये एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है, इसमें टेंस चेंज नहीं होता है। तो क्वेश्चन है, ही वॉज सीन टू हैव बीन स्ट्रगलिंग विद द टेक्निकल प्रेजेंटेशन फॉर ओवर एन आवर बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर। तो देखो, हैव बीन आया है ना, तो वही सेम चीज इसमें भी आपको मिलनी चाहिए, वॉज सीन, ठीक है, तो वॉज है यानी पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो देखो, पहला, द प्रोजेक्ट मैनेजर सॉ हिम, तो ठीक है, यहाँ पे ही स्ट्रगल्ड विद द टेक्निकल प्रेजेंटेशन, सॉ यहाँ पर भी है और इसमें भी सॉ है। यहाँ पर देखो सीन आ गया है, तो डी ऑप्शन तो नहीं होगा, डी ऑप्शन कैंसिल हो गया। उसके बाद दूसरे ऑप्शन में देखो, यहाँ पर ही स्ट्रगल्ड है ना, प्रोजेक्ट मैनेजर को इसमें लास्ट में रख दिया है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा और स्टार्टिंग में आएगा, तो इसलिए बी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। उसके बाद तीसरा ऑप्शन, द प्रोजेक्ट मैनेजर सॉ दैट यहाँ पे लगा है। अभी देखो, जो क्वेश्चन है इसमें एक सिंपल सेंटेंस है, लेकिन दैट लगाने से सेंटेंस 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। द प्रोजेक्ट मैनेजर सॉ हिम स्ट्रगलिंग विद द टेक्निकल प्रेजेंटेशन फॉर ओवर एन आवर। अब जिसको लग रहा था या जिसको लग रहा हो कि सी ऑप्शन भी सही होना चाहिए, तो मैंने डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वो आप पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ओब्ड्यूरेट।
ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है जिद्दी, ठीक है, जिद्दी इंसान होते हैं ना, तो इसका हमें एंटोनिम बताना है उल्टा। तो एडमेंट, एडमेंट का मतलब भी जिद्दी ही होता है, ठीक है, तो ये तो सिनोनिम हो गया। इनफ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबल ना हो, तो ये भी मतलब सिनोनिम ही है एक तरीके से अगर सेंस देखा जाए। फिर है कंप्लायंट, ठीक है, जो कंप्लायंट मतलब कि जो आज्ञाकारी हो, जो रूल्स को फॉलो करे, एग्री करे, तो ये उल्टा हो गया ना, तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अनयील्डिंग, अनयील्डिंग मतलब जिससे कुछ निकल नहीं रहा है, तो सेंस में देखा जाए तो ये भी ऑब्ड्यूरेट का क्या हो गया, ये भी सिनोनिम ही हो गया, ठीक है, हमें एंटोनिम बताना था, सी ऑप्शन आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ होमोनिम्स, होमोनिम्स क्या होते हैं कि सेम वर्ड हो, ठीक है, एक ही वर्ड की दो तीन जो मीनिंग होते हैं उसको तो होमोनिम्स बोलते हैं, या फिर स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है, तो वो होमोनिम्स होते हैं। स्पेलिंग थोड़ा डिफरेंट होता है, पढ़ने में सेम होता है, ठीक है, पढ़ने में उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम होता है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट होती है। कैन बी यूज टू फिल इन द ब्लैंक्स मोस्ट सुटेबली ड्यूरिंग हिज डैश फ्रॉम द स्नोई पीक he thought about his dash from a long line of mountaineers। तो अब स्नोई पीक से यानी किसी ऊंची जगह से नीचे आ रहा है, तो क्या होगा, डिसेंट होगा, डिसेंट मतलब नीचे की ओर आना। he thought about his dash from a long line of mountaineers, तो किसके बारे में सोच रहा था, तो देखो डिसेंट का एक और मीनिंग होता है वंश, ठीक है, यानी जैसे कहते हैं ना वो उसका डिसेंडेंट है, तो डिसेंट जो वर्ड से बना हुआ है वो, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बता ही रहा हूँ तो पूरा बता देता हूँ कि जैसे ये वाला डिसेंट है ना, तो इसका मतलब होता है कि डिसएग्री करना, तो इसका एक होता है, इसका जो अपोजिट होता है वो होता है एसेंट। एसेंट मतलब एग्री करना, ठीक, एग्री करना। उसके बाद ये वर्ड जो दिया हुआ है डिसेंट, डिसेंट का मतलब डिसएग्री करना, ठीक है, डिसएग्री करना। और वैसे ही जो डिसेंट वर्ड है ये वाला, इसका अपोजिट होता है एसेंट, ठीक है, ASCENT, एसेंट। एसेंट का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना, अपवर्ड मूवमेंट। और वैसे ही इसका अपोजिट होता है डिसेंट, डिसेंट का मतलब हो गया डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है, ऊंची जगह से नीचे जगह पे जाना, डिसेंट। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट वन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ होमोनिम सस्पेंशन। तो देखो सस्पेंशन के कई मीनिंग होते हैं, कौन सा इनमें से नहीं है। द एक्ट ऑफ टेम्परेरली स्टॉपिंग और हॉल्टिंग समथिंग, तो ये तो सही है, ठीक है, जैसे लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसका मतलब भी वही होता है कि उनको टेम्परेरी मतलब टेम्परेरली उनको जॉब पे आने से रोका जा रहा है, ठीक है, बाद में दोबारा आने लगेंगे, कुछ टाइम के लिए उनको रोका जा रहा है, तो वो भी सस्पेंड जैसे किया जाता है। दूसरा ऑप्शन, अ मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन अ फ्लूइड बट नॉट डिजॉल्व्ड। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि द पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड, ठीक है, तो सस्पेंडेड का वहाँ क्या मतलब होता है कि फ्लूइड जो है डिजॉल्व नहीं है, वैसे ही वहाँ पे तैर रहे हैं, ठीक है। सी ऑप्शन, अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी और एक्साइटमेंट अबाउट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। तो सस्पेंशन का ये मतलब नहीं होता है, ठीक है, ये जो होता है ये होता है सस्पेंस, ठीक है, सस्पेंस। सस्पेंस होती है ना मूवी में कि हम आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ये सस्पेंशन का मतलब नहीं होता है। चौथा क्या है, अ टाइप ऑफ मैकेनिकल सिस्टम यूज इन व्हीकल्स टू एब्जॉर्ब शॉक्स। तो जैसे आपकी बाइक या कार वगैरह में सस्पेंशन होता है ना, कि जब ऊंचा खाला रोड होता है तो सस्पेंशन आपको झटका लगने से बचाता है। आगे चलते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। आफ्टर अ लॉन्ग डे माया सैट बाय द विंडो इन अ स्टेट ऑफ बीइंग प्लेजेंटली लॉस्ट इन हर थॉट्स, मतलब अपने ख्यालों में खोई हुई है और वो भी प्लेजेंटली यानी खुशी खुशी। तो ऑप्शंस देखो इसमें क्या है। पहला है यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब होता है कि
काफ़ी ज़्यादा आनंद में है, ठीक है, मतलब काफ़ी उत्साहित है, एक्साइटेड है। लेकिन यहाँ पे लॉस्ट इनर थॉट्स का मतलब है ना, अभी सिनोनिम तो पूछा नहीं है, सिनोनिम में तो केवल सेंस सेम हो तब भी आंसर हो जाता है। वन वर्ड में होता है कि एग्जैक्ट मीनिंग मैच करना चाहिए तब आंसर होता है, ठीक है। तो यूफोरिया का मतलब एक्साइटेड स्टेट होता है, लेकिन लॉस्ट इन हर थॉट्स मतलब थॉट्स में, ख्यालों में खोए होने का सेंस इसमें नहीं आता है, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर आता है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है कि अगर कोई अकेला है, ठीक है, अकेला है तो उसको सॉलिट्यूड बोलते हैं। फिर आता है रेवरी। रेवरी का मतलब होता है ख्याली पुलाव, जैसे लोग पकाते हैं ना, कि ख्यालों में खोए हुए हैं और अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, ठीक है, कि ख्यालों में ये कर दिया वो कर दिया, तो ये ही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर चौथा जो ऑप्शन है डेलीरियम। डेलीरियम का मतलब होता है जैसे किसी का दिमाग खराब हो, नेगेटिव सेंस में, किसी का दिमाग खराब है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, तो उस कंडीशन को डेलीरियम बोलते हैं। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। एरर का क्वेश्चन है द वाइब्रेंट कलर्स ऑफ द होली फेस्टिवल वर डिस्पर्स्ड ऑन द एयर। तो देखो ऑन द एयर नहीं होता है, इन द एयर होता है ना। तो ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं काफ़ी, ठीक है, एजुकेटिव के पैटर्न में। और देखो ये जो कलर्स दिया हुआ है, इंडिया में जो कलर की स्पेलिंग होती है वो होता है COLOUR, ठीक है। OR जो होता है ये अमेरिकन इंग्लिश है और ये ब्रिटिश इंग्लिश है, तो इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो होता है, तो ये सही होगा। लेकिन अब क्योंकि ग्रामेटिकल एरर पूछा था, आप चैलेंज कर सकते हो इस क्वेश्चन को, लेकिन मानना या ना मानना वो एसएससी के ऊपर है, और मुझे लगता है एसएससी नहीं मानेगा, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, ट्राई कर सकते हो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, अच्छा ईडीएम और फ्रेज का क्वेश्चन है, लेट्स कॉल इट अ डे एंड स्टार्ट ओवर टुमारो मॉर्निंग। तो कॉल इट अ डे का मतलब होता है कि आज का काम खत्म हो गया, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं और हम बोलें कि लेट्स कॉल इट ए डे, मतलब आज का काम जो था वो खत्म करते हैं, कल शुरू करेंगे। तो किसी काम को जब खत्म करते हैं उस दिन के लिए, वो होता है। तो टू स्टार्ट वर्किंग फॉर द डे, ऐसा ये गलत हो गया। गिव द डे स्पेसिफिक नेम, गलत। टू एंड द वर्क फॉर द डे, मतलब उस दिन के लिए काम खत्म करना, कोई भी काम आप कर रहे हो तो उसको उस दिन के लिए खत्म करना, कि आज के लिए बस इतना ही, तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये भी ईडियम फ्रेज का है। मिस्टर शर्मा कंप्लेंट दैट फाइलिंग टैक्स रिटर्न्स मैनुअली एवरी ईयर इज अ रियल पेन इन द नेक। ठीक है, जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं उनका सरदर्दी होता है, ठीक है, तो पेन इन द नेक। अब ईडीएम का लिटरल मीनिंग तो होता नहीं है, तो इसलिए फिजिकल इंजरी वाला गलत हो जाएगा। द टास्क इज एंजॉयबल, पेन कहीं एंजॉयबल होता है क्या, गलत। द टास्क इज टीडियस एंड एनोइंग, ठीक है, तो पेन का मतलब वही होता है कि सरदर्दी है ना, तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेडिकल एक्सपर्टीज ये भी फालतू है, तो आसानी क्वेश्चन था। अगले सवाल पे चलेंगे। जम्बल्ड आ गया, जम्बल्ड सेंटेंसेस। टू ऑटोमेट, तो सबसे पहले ट्राई करते हैं। तो टू से वैसे जनरली सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्टार्ट होगा। तो क्यू देखो एक ही ऑप्शन में है ना, तो अगर टाइम नहीं है तो ए ऑप्शन आंसर मार दो आप। बाकी पढ़ लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ द पोटेंशियल टू ऑटोमेट कॉम्प्लेक्स टास्क दैट वंस required human intuition and years of specialized training, thereby revolutionizing the modern workforce। तो एक ही ऑप्शन हमें मिला था, हमने उसको पढ़ के देख लिया और सही लग रहा है, तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। while providing a platform for global connectivity, तो यहां से तो स्टार्ट होगा नहीं, एक्सेसिव यूज से स्टार्ट हो सकता है। एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो आर देखो एक ही ऑप्शन में है ना, उसके बाद क्या है क्यू। एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कैन ऑल्सो लीड टू मेंटल हेल्थ इश्यूज while providing a platform for global connectivity if not balanced with real world interactions। तो ये सही बैठ रहा है, तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा।
इसके अलावा इसमें एक और भी हो सकता है, लेकिन देखो यहाँ पे कॉमा कहीं पे गिवन नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉमा लगा होता तो इसका जो आंसर है वो PRQS भी हो सकता था, ठीक है। PRQS ये वाला ऑप्शन आंसर हो सकता था अगर कॉमा लगा होता, ठीक है। तब क्या होता, वाइल प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल कनेक्टिविटी, यहाँ पे अगर कॉमा लग जाए तो फिर एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कैन ऑल्सो लीड टू मेंटल हेल्थ इश्यूज इफ नॉट बैलेंस्ड विद रियल वर्ल्ड इंटरेक्शंस। बट कॉमा नहीं लगा है तो एसएससी मानेगा नहीं। अगर आप चैलेंज भी करोगे तो एसएससी बोलेगा कि ऐसे थोड़ी होता है। तो एसएससी ने ऐसा ऑप्शन आंसर माना है जिसमें कॉमा का यूज ना हो, ठीक है। आगे चलेंगे। बाकी RPQS भी कॉमा लगा के मतलब सही स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन अगेन वही कि एसएससी वो नहीं मानेगा। अगला सवाल ये भी जंबल्ड का ही है। तो देखो, इन एडिशन से तो स्टार्ट होता नहीं जनरली सेंटेंस। आगे देखते हैं, देयरफॉर से भी जनरली नहीं स्टार्ट होता है। एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स ऑफर अ वास्ट ट्रेजर ऑफ फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअल नॉलेज। आर एक ही ऑप्शन में है तो शायद आंसर भी हमें मिल ही गया, ठीक है। हाउएवर से भी स्टार्ट नहीं होता है। आर के बाद पी, इन एडिशन दीज एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स प्रोवाइड प्रोफाउंड इंसाइट्स इनटू ह्यूमन कॉन्शियसनेस। उसके बाद एस है, हाउएवर ट्रांसलेटिंग दीज कॉम्प्लेक्स संस्कृत वर्सेस रिमेन्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। उसके बाद क्यू है, देयरफॉर मॉडर्न स्कॉलर्स कंटिन्यू टू एनालाइज दीज टेक्स्ट फॉर टाइमलेस विजडम। तो ये सारा सही से बैठ गया है तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये हो गया था, अच्छा नहीं ये छूट गया ना। तो 30 क्वेश्चन ये भी जम्बल्ड का है। इन कॉन्ट्रास्ट से तो जनरली वर्ड स्टार्ट होता नहीं है, मतलब पैराग्राफ। फिर हैंस से भी जनरली नहीं स्टार्ट होता है, एडिशनली से भी नहीं होता है, टिपिकली से स्टार्ट करते हैं। टिपिकली अ बैलेंस्ड स्किन केयर रूटीन बिगिंस विद अ जेंटल क्लींजर टू रिमूव डेली इम्प्योरिटीज। तो आर देखो यहाँ एक ही ऑप्शन में, तो शायद यही आंसर होगा। टाइम ना हो तो आंसर मार्क कर देना। फिर एस है क्या, एडिशनली एक्टिव ट्रीटमेंट्स लाइक विटामिन सी शुड बी अप्लाइड डायरेक्टली ऑन टू क्लीन डैम्प स्किन, ठीक है। पहले जेंटल क्लींसर लगाएंगे, उसके बाद विटामिन सी लगाएंगे। ये सब लड़कियों के चोचले हैं, हालांकि आजकल लड़के भी करने लगे हैं। फिर आएगा पी, इन कॉन्ट्रास्ट अप्लाइंग अ हैवी मॉइस्चराइजर फर्स्ट वुड ब्लॉक द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइटर सीरम्स। अगर आप पहले हैवी मॉइस्चराइजर लगा लोगे तो बाद में अगर उससे लाइटर सीरम लगाओगे तो एब्जॉर्ब नहीं होगा। Hence, layering products from thinnest to thickest consistency ensures maximum efficacy for every ingredient। तो इसलिए पहले थिन वाला लगाना चाहिए जो लाइट होता है, फिर उसके बाद थिक लगाना चाहिए। तो सारा लाइन से बैठ गया है ना, तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब आ गया पैसेज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन वैसे खत्म हो चुके हैं, अब 10 क्वेश्चन बचे हैं जो पैसेज के हैं, ठीक है। 5-5 2 पैसेज आया हुआ है। तो सबसे पहले हमें पैसेज में क्वेश्चंस पढ़ लेने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई आर द एल्डरली स्पेसिफिकली मोर वल्नरेबल टू इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग, ठीक है। एल्डर लोग को ज़्यादा खतरा क्यों होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ लेंगे, कहाँ गया, ज़्यादा ही स्क्रॉल कर दिया। हाँ यही है ना। what is the potential consequence of the contamination mentioned in the text। तो consequence पूछा है contamination का। उसके बाद लोड नहीं हो रहा है क्या, which measure does the author suggest to improve small dairy safety, ठीक है। स्मॉल डेयरी सेफ्टी के लिए क्या सजेस्ट किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेंगे, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द सेफ हार्बर प्रोविजंस। तो सेफ हार्बर प्रोविजन जहां पर मिले वहां पे देखना है एक बार। फिर अगला है, व्हाट डज द वर्ड लीथैलिटी मीन इन द पैसेज अबाउट इंडस्ट्रियल हजार्ड्स। तो इसके लिए पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। लीथल का मतलब होता है जो जानलेवा हो। तो ऑप्शन क्या है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी एक्सपेंसिव गलत है, द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग गलत है, अ स्टेट फॉर बीइंग फेमस और वेल नोन गलत,
द एबिलिटी टू कॉज डेथ, तो लीथैलिटी का मतलब वही होता है, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन है नहीं, अगला पैसेज स्टार्ट हो जाएगा, तो हम पैसेज पढ़ेंगे पहले। तो पैसेज है क्या, राजा महेंद्रवरम इन आंध्र प्रदेश involving the mass poisoning of consumers by milk contaminated with ethylene glycol sound a regulatory alarm. As of March 8, the death toll was 11, with approximately 20 other people, including infants, hospitalized. Milk is a staple in Indian households and contamination आया था ना क्वेश्चन में, by an individual compound already infamous in India for its lethality can trigger a crisis of confidence in local unbranded milk supplies. Children and the elderly आया था, are the most affected by ethylene glycol poisoning due to their highly metabolic sensitivity and lower renal reserves. रेस्पेक्टिवली का मतलब है जो पहले लिखा है पहले के लिए, यानी चिल्ड्रन के लिए मेटाबॉलिक सेंसिटिविटी है, और एल्डरली जो क्वेश्चन में पूछा था उसका आंसर होगा लोअर रीनल रिजर्व्स। तो क्वेश्चन कहाँ पे है ये नहीं है, ये रहा, है ना। तो यही पूछा था, वाई आर द एल्डरली स्पेसिफिकली मोर वल्नरेबल टू इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग। तो पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ड्यू टू लोअर रीनल रिजर्व्स। अगला क्वेश्चन क्या था, अच्छा पूरा पढ़ लेते हैं पहले। दिस कुड पुश पीपल टुवर्ड्स पैस्चराइज्ड मिल्क फ्रॉम रेगुलेटेड कोऑपरेटिव सच एज अमूल और विजया, यानी इसकी वजह से लोग पैस्चराइज मिल्क की तरफ जा सकते हैं, लोकल मिल्क की तरफ उसको छोड़ सकते हैं, लोकल मिल्क को। विच सीम्स desirable, but a large share of milk is also distributed in India through small vendors. Food safety compliance is as much about punishing bad actors as about reducing the cost of doing the right thing. In the informal supply chain, cold chain monitoring and hygiene inspections are almost entirely absent, leaving room for contamination. Subsidized testing kits and cooperative chilling facilities can thus reduce the risk at small dairies. Regulators may also consider safe harbor provisions, ये क्वेश्चन में आया था ना, provisions that ease penalties for dairy operators who report contamination at their facilities. This could also encourage early disclosure, giving authorities time to save lives. So what is the main purpose of the safe harbor provisions? तो safe harbor provisions से क्या बोला है कि ease penalty for dairy operators who report contamination, तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। to get dairy operators to report contamination early by giving them legal protection and lower penalties, तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। और ये तो अच्छा ये हो गया, इसके पहले के 2-3 क्वेश्चन बचे हैं। What measure does the author suggest to improve small dairy safety? तो क्या सजेस्ट किया था, पेनल्टी को टफर कर दो, नहीं ये नहीं बोला। रिक्वायर ऑल मिल्क टू बी सोल्ड थ्रू अमूल, ये भी नहीं बोला। प्रोवाइडिंग सब्सिडीज, टेस्टिंग किट्स एंड कोऑपरेटिव चिलिंग फैसिलिटीज, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, है ना। अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कंटेमिनेशन मेंशन्ड इन द टेक्स्ट? तो कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या उसका रिजल्ट होगा, कंप्लीट बैन हो जाएगा दूध पे, नहीं। अ शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस टुवर्ड पैस्चराइज्ड मिल्क, है ना, ये आया था पैसेज में, तो ये आंसर हो जाएगा, कहीं कहीं पे था, है ना, ये रहा। पीपल टुवर्ड्स पैस्चराइज्ड मिल्क फ्रॉम रेगुलेटर कोऑपरेटिव्स, ठीक है, पुश पीपल।
अब ये एक आखिरी क्वेश्चन, अच्छा ये भी तो हमने कर लिया, तो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हमको करना है आखिरी वाला पैसेज, उसमें है 5 क्वेश्चन। पहले पैसेज ही पढ़ लेते हैं, फिर करते हैं क्वेश्चंस पढ़ते हैं। द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स is a pleasant and interesting one that highlights the purity of youthfulness and the strong moral values of the Armenian Geroglanian tribe. The story revolves around the lives of two cousins. दो cousins की story है, Aram and Murad. Belong to a poor family but are known for their honest nature. अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। Early one morning, Aram is amazed to see his cousin Murad riding a beautiful white horse. ठीक है, सफ़ेद घोड़ा दौड़ा रहा था। अब गरीब है, सफ़ेद सुंदर घोड़ा कैसे दौड़ा रहा है? As the boys could not afford such a horse, Aram suspects that the horse could have been ridden without permission. किसी का उठा लाया होगा। But his excitement to ride the horse makes him forget his suspicion momentarily. तो उसको शक तो हुआ, लेकिन खुद भी वो एक्साइटेड था घोड़े को राइड करने के लिए, तो इसलिए अपना जो शक था उसको वो भूल गया। ठीक है। द टू बॉयज स्पेंड अ फ्यू डेज सीक्रेटली एंजॉइंग द राइड्स। 2 दिन मजे किए इन्होंने, एंड फील अ डीप कनेक्शन विद द एनिमल से बॉन्ड भी बन गया उनका, इमोशनल। हाउएवर व्हेन दे मीट द हॉर्स ओनर, जब घोड़े के मालिक से मिले, जॉन बाइरो, एंड हियर हिज सैड स्टोरी, उसकी सैड स्टोरी सुनी, दे फील अ सेंस ऑफ गिल्ट, तो गिल्टी फील हुआ उनको। दो बाइरो रिकग्नाइजेस हिज हॉर्स, he is too impressed by the tribe's reputation to accuse the boys. तो बायरो ने अपने घोड़े को तो पहचान लिया, लेकिन वो उनके ट्राइब से इतना इम्प्रेस था, उनके ट्राइब की जो ईमानदारी का रेपुटेशन था, कि उसने बॉयज़ को अक्यूज़ नहीं किया, उन पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। His faith in silence is deeply touching for the boys. तो क्योंकि उसने वो चुप रहा, तो उसने उस बात ने जो बॉयज़ थे लड़के के, उनके दिल को टच किया। Finally, Murad decides to secretly return the horse to its proper stable. The story beautifully depicts how values and a high moral standard can direct young herds in the right direction. तो क्वेश्चन देखते हैं अभी। Why was Aram surprised when he first saw Murad in the morning? तो सरप्राइज क्यों हुआ? क्योंकि घोड़ा दौड़ा रहा था। ठीक है, was riding a beautiful white horse, बी ऑप्शन आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट मेड आराम टेम्परेरीली इग्नोर हिज सस्पिशन अबाउट द हॉर्स बीइंग टेकन विदाउट परमिशन? तो सस्पिशन, अपना जो शक हो रहा है कैसे वो भूल गया। ठीक है, क्योंकि उसको खुद एक्साइटेड था घोड़े के चलाने के लिए, है ना। तो एक्सप्लेनेशन नहीं, उसने कोई एक्सप्लेनेशन तो दिया नहीं, फियर ऑफ पनिशमेंट भी नहीं था, एक्साइटमेंट एंड डिजायर टू राइड द हॉर्स। ठीक है, इसी चक्कर में वो भूल गया, इसलिए फिर उसने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया। अगला, वाई डिड द बॉयज फील गिल्टी आफ्टर मीटिंग जॉन बाइरो? गिल्टी क्यों फील कर रहे थे? क्योंकि उसने अपनी सैड स्टोरी सुनाई। ठीक है, तो स्कोल्ड यानी उसने डांटा उटा तो था नहीं, ना ही उसने इल्ज़ाम लगाया था। ठीक है, बिकॉज हिज सैडनेस रिमाइंडेड देम ऑफ देयर रॉन्ग डूइंग, तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। व्हाट प्रिवेंटेड जॉन बाइरो फ्रॉम अक्यूजिंग द बॉयज ऑफ स्टीलिंग द हॉर्स? तो उसने लड़कों पे इल्ज़ाम क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उनका जो ट्राइब था वो अपनी ईमानदारी के लिए फेमस था। ठीक है, तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आखिरी सवाल, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी कन्वे थ्रू अ मुरास डिसीजन टू रिटर्न द हॉर्स? क्योंकि वो गिल्टी फील कर रहे थे। ठीक है, पॉवर्टी लीड्स टू इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, गलत। ऑनेस्टी एंड स्ट्रॉन्ग वैल्यूज गाइड वन टुवर्ड द राइट एक्शन, तो आखिरी लाइंस में यही लिखा हुआ है ना, ब्यूटिफुली डिपेक्ट्स हाउ गुड वैल्यूज एंड हाई मोरल स्टैंड कैन डायरेक्ट यंग हर्ट्स इन राइट डायरेक्शन, तो बी ऑप्शन यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन थे। पीडीएफ और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक काम नहीं करता है तो आप सिंपली सर्च करिए एग्जाम मसाला टेलीग्राम पे, आपको चैनल मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हो सके तो कमेंट भी कर देना। थैंक यू।